हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी वाला चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे बीच आईएएस ऑफिसर श्री परीक्षित सर मौजूद हैं। सर ने यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 60 अटेन करी थी और 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सर ने 373 रैंक अटेन करी थी। सर का सबसे पहले हम लोग शुक्रिया करते हैं कि सर ने हमें अपना बेशकीमती समय दिया। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो सर, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे एस्पिरेंट्स को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को आपने टैकल किया। हाँ, सबसे पहले थैंक यू फिज़िक्स वाला टीम फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मेरी यूपीएससी की जो जर्नी है वो लगभग 4 साल की जर्नी है और कभी लगा नहीं था कि जब स्टूडेंट लाइफ के दौरान, इवन ड्यूरिंग कॉलेज, मिड कॉलेज लाइफ तक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी एग्ज़ाम में लिखूँगा। इनफैक्ट आई फेल्ट दैट द एग्ज़ाम वाज ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन ऑफ माई कैलिबर बैक देन टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। बट समहाउ मतलब फ्रेंड्स मिल गए, पीयर ग्रुप्स बने, and I also got to know about how the exam is and how the exam is conducted, how do we prepare about it. तो उस टाइम पे it was around 2015-16 के आसपास I got to know these inputs and एक environment बना जिसके वजह से I think I could think of writing the exam, and fortunately I cleared. And yes, that is, I think I'll answer more as we go on, as the question as the interview progresses. So sir, as you said कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस एग्ज़ाम को देंगे, तो मेरा एक यही क्वेश्चन है अपने व्यूअर्स के लिए कि हाउ कैन समवन डिसाइड कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें भी या नहीं करें। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम लिखने का जो सोच है, मतलब द होल आइडिया दैट आई विल राइट द एग्ज़ाम रिक्वायर्स लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम आवर एंड, बिकॉज द एग्ज़ाम इटसेल्फ 1 साल का जाता है वो पूरा एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो। एंड वो हमारे एक प्राइम यूथ वाला स्टेज है जिस पे हमें ये टाइम इन्वेस्ट करना होता है। एंड स्पेशली व्हेन हमारे कोलीग्स है, हमारे जो बैचमेट्स है बाकी स्कूल्स या कॉलेजेस पे, वो अपने अपने फील्ड पे कहीं ना कहीं सेटल होना शुरू हो जाते हैं। एंड व्हेन यू आर स्टिल राइटिंग द एग्ज़ाम, तो यू आर अनसर्टन अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। तो इट इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट, आई थिंक, आई वुड से। तो फॉर एनीबडी हु वांट्स टू राइट द एग्ज़ाम, एक तो सरकार ने उसको ऐसा बना रखा है कि एवरीबडी कैन राइट इट। इट इज़ अ वेरी ओपन एग्ज़ाम। ऐसे पहले की तरह जब ब्रिटिशर्स के ज़माने में उसको लिखने के लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने इतना टफ कर रखा था, वैसा नहीं है। सो इट इज़ ओपन टू द जनरल पब्लिक। एंड इनफैक्ट द क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो भी बहुत जनरल, मतलब कोई यू डोंट नीड वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू राइट द एग्ज़ाम एक्सेप्ट फॉर द ऑप्शनल्स, जो बाकी जनरल स्टडीज़ है। एज द नेम सजेस्ट, इट्स इज जनरल स्टडीज़। तो ऐसा उन्होंने ऐसा बना रखा है एग्ज़ाम को भी। सो आई थिंक वी कैन टेक द ऑप्शन टू राइट, बट वो सोच, द डिसीजन मेकिंग पॉइंट जो होता है कि वेदर आई राइट द एग्ज़ाम और नॉट, बिकॉज वंस यू कमिट टू इट, तो उसके बाद तो मतलब 2 साल तो लगने ही लगने हैं। बिकॉज इफ़ यू प्रिपेयर फॉर 1 ईयर एंड देन 1 ईयर फॉर द एग्ज़ाम इटसेल्फ, सो 2 साल तो लगना ही है। सो आपको, आई थिंक, आई ऑल्सो वेड इन द प्रोज एंड कॉन्स, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइटिंग द एग्ज़ाम एंड ऑफ नॉट राइटिंग द एग्ज़ाम, एंड टुक अ रिस्क and wrote the exam and somehow made it through. That decision has to be taken by individuals at their own level and not be based on what other people are saying, what आपके फैमिली क्या बोल रहे हैं, या फिर जब आपको बाकी और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, यूपीएससी दिख, आई थिंक दैट शुड नॉट बी द वे। यूपीएससी मतलब एक ऑप्शन की तरह नहीं होना चाहिए इन अ वे, आई थिंक, कि बाकी कुछ नहीं है तो ये कर रहे हैं, नहीं। आई थिंक वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लगता है उस पर। सो दैट इज़ हाउ मेरे लिए भी वो डिसीजन लाने में काफ़ी टाइम लगा था। आई हैड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड आई हैड टू नो कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है एंड वेदर आई विल बी एबल टू मेक अप टू दैट लेवल सो दैट आई क्लियर द एग्ज़ाम। सो दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स एट देयर ओन पर्सपेक्टिव। ओके सर, आई थिंक ये पॉइंट आपने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा कि सर ने कहा है कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर एक जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। अगर आप थोड़ी भी नॉर्मल और कॉमन नॉलेज रखते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटेम्प्ट करें। सर, बहुत लोगों का सपना होता है इस एग्ज़ाम को देने का। आपने सर ये एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है। सर, आप कितने साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? तो आई थिंक मैंने शुरू की थी मेरी प्रिपरेशन, मैंने फुल फ्लेजेड तो मैंने 2018 से शुरू किया था। मैंने जब पहला अटैम्प्ट लिखने के बाद
तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था 2018 को, एंड हमारा थीसिस होता था 5th ईयर के, प्रोजेक्ट करना होता था। उस पर मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ किया था। मैंने अपने सुपरवाइज़र, थीसिस सुपरवाइज़र को भी बता दिया था कि सर मुझे यूपीएससी लिखना है। देन वी वेर क्लियर अबाउट आवर गोल्स कि व्हाट ही कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ माई थीसिस सुपरवाइज़र। एंड सो आई समहाउ मैनेज्ड कि अगर एक दिन में मान लो 4-5 घंटे आप डिवोट कर पाते हैं टू द यूपीएससी प्रेप। सो आई थिंक इन अ वे आई स्टार्टेड इन 2017 के आसपास से आई स्टार्टेड actually immersing myself in UPSC, and then from 2018 onwards, so it was only UPSC. ऐसा मेरा that was how my journey was. I mean, as far as taking a call कि कब से शुरू किया था preparation, and then उसके बाद तो चला ही, 2018 पूरा हुआ, 19, 20, 21 पे खत्म। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, आई थिंक Yes. बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत आपको विल पावर चाहिए होती है। तो सर जैसे आपने इस एग्ज़ाम को 2019 में भी क्लियर किया, 2020 में भी क्लियर किया, आपकी रैंक इम्प्रूव हुआ। मैंने देखा है सर अक्सर स्टूडेंट्स का ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी एक 5 ईयर प्लान बन जाता है। वो ऐसे उसको प्रिपेयर करते हैं, शायद वो सही स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं होते हैं और कई सालों तक एग्ज़ाम को देते रहते हैं और वो उस लूप में फंसते जाते हैं। तो सर क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए? आई थिंक उसको देखने का तरीका मेरे लिए तो ऐसा था कि सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हम उसको इंटरव्यू नहीं बोलते, यूपीएससी डज नॉट कॉल इट इंटरव्यू, दे कॉल इट पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड पर्सनैलिटी कैन नॉट बी बिल्ड इन अ डे। तो आपको पर्सनैलिटी पे पहले काम करना चाहिए। एंड हाउ जो आप यूपीएससी प्रिपेयर करोगे, एंड द फैक्ट दैट यू द होल डिसीजन दैट यू मेक कि आप यूपीएससी लिखेंगे, एंड द कमिटमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि हाउ यू आर एबल टू shift yourself away from other disturbances and still keep intact with what your goal is. It's also indicative of what kind of personality you have, and the drive which motivates you to keep working for the exam is also एक आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डे 1 से यूपीएससी मत पढ़ो और पर्सनैलिटी इंप्रूव करने की सोचो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पूरा होल पैकेज आता है पूरा का पूरा। तो एक तो आपको पर्सनैलिटी पे आपको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, वेदर आर यू एबल टू कन्वे योर मैसेजेस, जो भी आप सोच रहे हैं लॉजिकली एज वेल एज रैशनली, एट द सेम टाइम यू आर एबल टू एक्सेप्ट व्हाट पीपल आर सेइंग, सिंथेसाइज करके उसको अच्छे से रिलेट कर पाना, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ आई थिंक पीपल यूजुअली जो आप बोल रहे थे 5 ईयर प्लान पे फंस जाते हैं। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज दे टेक इट ऐसे, प्रीलिम्स पहले सोचते हैं, फिर मेंस सोचते हैं, उसके बाद इंटरव्यू ऐसे सोचते हैं। सो जब इवन इफ आपका प्रीलिम्स हो जाता है, देन यू गेट स्टक ऑन द सेकंड राउंड। तो ऐसे ऐसे करके आपका लूप बनता रहता है। सो ये सब लोग भी बोलते हैं कि पहले आपको पर्सनैलिटी तो है ही, बट उसके साथ साथ यू शुड स्टार्ट विद the core knowledge of the exam of UPSC, that is meaning कि जो मेंस पे जो आप लिखोगे वो शुरू करोगे पहले। प्रीलिम्स देने से पहले आपको थोड़ा मेंस शुरू करना पड़ेगा, सो दैट इवन इफ़ यू क्लियर प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस पॉइंट से जो मेंस का एग्जाम होता है, इट्स हार्डली आई थिंक 2 to 3 months होता है, एंड दैट इज टू शॉर्ट अ टाइम टू रियली डेवलप मेंस राइटिंग स्किल्स ओवर जस्ट 3 months period. It's very difficult. तो unless you have not done this practice before your prelims, करने वाले लोग तो कर लेते हैं, वैसे 3 महीने भी कर लेते हैं। अगर आपके पास उतनी एंथुजियाज्म है, इतनी ज़ील है, तो लोग कर लेते हैं। बट आइडियली क्या करना चाहिए कि आप बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द प्रीलिम्स, मीनिंग एटलीस्ट 5 months बिफोर प्रीलिम्स, जो जितने भी टाइम फ्रेम आगे है, उस पर आपको मेंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपको शॉक नहीं मिलेगा कि अभी मुझे मेंस करना है, क्योंकि यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस गिवन दैट आपने ऑलरेडी इतने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी द वे इन विच जो आपको 5 ईयर प्लान वो ब्रेक हो सकता है, आई फील। सर आपने BS MS इन बायोलॉजिकल साइंसेज आपने किया है और सर आइसर भोपाल के प्रोडक्ट हैं। सर आइसर भोपाल एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। हाँ। आप एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज आया आपके एकेडमिक्स में और आपका एकदम से स्ट्रैटेजी, आपका जो पढ़ने का जोन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। कैसे आपने इसको टैकल किया? वैसे आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन साइंस। ऐसा नहीं कि मैंने आइसर भोपाल छोड़ दिया तो मेरे साइंस का वाले लीनिंग नहीं है, अभी भी आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन साइंस। जस्ट दैट द होल जो एक जॉब होता है प्रोफाइल ऑफ अ रिसर्चर, मुझे वो I was not really liking what I was doing back then. I liked understanding science and how it works, but actually working on the field and working in laboratories and trying to get results, मुझे वो इतना I was not really liking it. And at the same time वहाँ पे we started हमारे colleges पे
सोशल इवेंट्स होते थे, कम्युनिटी लेड इवेंट्स होते थे, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ या फिर उस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से आया था. तो वी वेंट टू नियर बाई विलेजेस, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन और इवन अबाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट, एटलीस्ट विद द स्कूल चिल्ड्रन जो हमारे कॉलेज के आसपास थे. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिटी इवेंट्स somehow motivated me to pursue a career in public services. And so ऐसे करके मेरा shift हुआ था from research oriented to more public service oriented. But even now I still keep an eye open for science and technology. क्या हो रहा है? Because right now society is so complex. आप यहीं पे भी देखिए कितने gadgets है, कितने technology है. तो right now society is so interlinked with technology. तो you cannot make policy decisions or any implementation of welfare schemes है जो भी हो, there is always technology which plays a backbone of the whole implementation or the monitoring exercise. तो इसीलिए science is integral part. and रही बात मैंने कैसे shift किया, तो मुझे इतना शिफ्ट लगा नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बोला साइंस इज़ एवरीवेयर. एंड ऐसा नहीं था कि यूपीएससी में आई क्लियर यूपीएससी जस्ट बिकॉज ऑफ द 4 or 5 years प्रेपरेशन विच आई हैड डन सिंस 2017 के आसपास से. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. आई क्लियर यूपीएससी ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज एज अ स्टूडेंट फ्रॉम माई स्कूल डे से लेके, बिकॉज प्रीलिम्स में तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है. तो समवेयर यू हैव टू गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स एंड फाउंडेशन. आई मीन दिस इज हाउ इट वर्क फॉर मी. तो इट वॉज नॉट कि सारे क्वेश्चंस मैं बस उस 4 या 5 साल के बेसिस पे मैं आंसर कर पा रहा हूँ. हाँ, मैक्सिमम तो उसी की वजह से हो रहा था, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ वाज समथिंग विच आई हैड नॉट टच्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट द अदर conceptual and even because of forest services, there's a lot of leaning on ecology and environment and agriculture in preliminary questions. So I think somewhere it was always interlinked. तो इतना drastic change तो लगा नहीं. And I enjoyed learning new things and अपने बारे में पता चलना about my state, about the country. It was also very eye opening, I would say. So if the journey is आपको जर्नी अगर पसंद आ रही है तो शायद चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाए. सर, आपने एक बात अभी कही कि प्रीलिम्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है. तो प्रीलिम्स इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है. आई थिंक अगर आप उनको मेंस के पेपर दे दें तो शायद वो आंसर बहुत अच्छा लिख लें, लेकिन वो प्रीलिम्स में लैग कर जाते हैं. Yes. तो कैसे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेंस के एग्जामिनेशन से अलग होती है? देखिए, मैंने भी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था. आई जस्ट डिड व्हाट एवरीबॉडी वाज डूइंग. कि एक टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज़ उठा लो, टेस्ट सीरीज़ को आप डिलीजेंटली सॉल्व करो, जो भी आप सोर्सेज पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए, तो सो दैट यू आर एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद एवरीबडी. तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गेस वर्क तो हो जाता है. बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स यू ट्राई टू इंटरलिंक क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली तो गेस नहीं कर सकते. तो यू हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट लॉजिकल गेस. कभी कभार इट वर्क्स, समटाइम्स इट डज नॉट वर्क. तो वो आपको वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देख के ऑप्शन टिक करने होते हैं. बट वही प्रीलिम्स के लिए मैंने वही सेम किया था जो बाकी लोगों ने किया था. सो आई एटलीस्ट डोंट फॉल बैक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, द सो कॉल्ड सीरियस जो एस्पिरेंट्स है उसके लीग से. तो आई शुड बी देयर, मतलब ताकि आई शुड डू एटलीस्ट व्हाट दे ऑल आर डूइंग. एंड आई डिलीजेंटली सॉल्व टेस्ट पेपर्स जितनी भी मार्केट में मिल रहे हैं, आई सॉल्व देम. और आई डू रिवर्स इंजीनियरिंग इन अ वे कि मान लीजिए मैंने एक चैप्टर पढ़ा या फिर 3-4 चैप्टर्स के मैंने एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज सॉल्व किया, तो आई सॉल्व द टेस्ट पेपर एंड मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कितनी गलतियाँ हुई है और उसको मैं अच्छे से पढ़ता हूँ. फिर क्यों गलत हुआ, जो मैंने सोर्स पढ़ा था उस पर क्या ये क्वेश्चन, ये टॉपिक या फिर ये पॉइंट लिखा नहीं था कि दैट आई मेड अ मिस्टेक, और इज इट बिकॉज लिखा था बट आई मिस्ड इट समहाउ. तो ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके तो थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल भी हो जाता है आई थिंक. कि वरना जब आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, आपने इतना मेहनत किया और मार्क्स कम आते हैं तो बहुत बुरा भी लगता है. तो अगर आपकी माइंड फ्रेम अगर ऐसे रख देते हैं तो इवन इफ़ यू गेट लो मार्क्स थोड़ा दुख होता है, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर, क्योंकि मेरा हमेशा ये एम रहता था कि मुझे टेस्ट सीरीज़ पे 120-130 नहीं मारना है, मुझे एक्चुअल एग्जाम पे, ताकि इफ़ दिस क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन कम्स आई शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक इन द एग्जाम was my focus area. तो थोड़ा स्ट्रेसफुल तो हो जाता था जब मार्क्स कम आते थे, बट वही तो आप टेस्ट सीरीज से सीखने के लिए कोशिश कीजिए, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. सो दैट इज़ आई थिंक व्हाट आई डिड फॉर. बाकी तो जैसे आपको पता है क्वेश्चन थोड़ा रैंडम है एंड इट इज़ ओके बिकॉज इट्स अ जनरल सब्जेक्ट, तो कहीं से भी आ सकता है. एंड दिस डिफिकल्टी और रैंडमनेस इज़ फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू. तो हाउ काम आर यू एबल टू कीप आई थिंक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भले मैं एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ और एग्जाम के बाद भी काफ़ी स्ट्रेस रहता हूँ, लेकिन मेरी आई थिंक माई प्लस पॉइंट इज़ दैट मैं एग्जाम हॉल पे तो आई ट्राई टू कीप एज काम एज पॉसिबल. मेक बी फॉर एनीथिंग, मेड बी फॉर इंटरव्यू हो, पर्सनैलिटी टेस्ट हो, मेन्स हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो,
आई ट्राई टू टैकल वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड डोंट टेक इट एज अ होल बैगेज कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, ऐसा नहीं सोचता. आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम. उसके बाद जितना चिंता करना है करो, आगे पीछे करो, मगर एग्जाम हॉल के अंदर मत करो. वो 3 घंटे पे मत करो बिकॉज, या फिर 2 घंटे फॉर प्रीलिम्स पे मत करो बिकॉज अगर वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं करोगे तो यू आर एनीवेज आउट. ओके, सर इज़ बेसिकली सेइंग कि आपको अपना कामनेस एग्ज़ाम के अंदर बना रखनी है, और जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, अगर आप उस 2 घंटे में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी पिछले 1 साल की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी. सर, कमिंग ऑन टू द मेंस की बात करें, मेंस में आंसर राइटिंग का महत्व तो सभी लोग जानते हैं. सर, आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करी थी? आप उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे? ऐसा सुनते हैं कि एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी लोग क्रिएट कर लेते हैं कि कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ये बना लूँगा, फिर एक मेन बॉडी के लिए मैं अपने फैक्ट्स रखूँगा. आपकी सर क्या अप्रोच रहती थी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए? ओके, तो मेंस के लिए मैंने ऐसा व्यू किया था कि मेंस पे 2 कंपोनेंट्स चाहिए होता है. एक तो आपको फैक्ट्स या नॉलेज टू एनालाइज वॉट एवर क्वेश्चन इज गिवन. सेकेंड है राइटिंग, कि नॉलेज हो के भी अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट देन यू आर नोवेयर. तो आपको देखना पड़ेगा. आई ऑब्जेक्टिवली व्यूड माई सेल्फ कि मेरे पास कौन सा स्किल ज़्यादा है, कम है. तो आई न्यू कि इफ़ आई न्यू वॉट टू राइट मैं लिख लूँगा. आई न्यू दैट मच कि चाहे हैंड राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, मैं कंप्लीट तो कर लूँगा. बट माई फोकस एरिया वाज कि मुझे पता होना है कि क्या लिखना चाहिए, वो पता होना चाहिए. सो मैंने आंसर राइटिंग इतनी भी नहीं की. मैंने आई जस्ट डिड इट फॉर लाइक 1 or 2 months. उसमें मुझे पता चल गया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस जब आप लिखना चालू करेंगे. तो मुझे वंस वो समझ आ गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस. उसके बाद आई डिड नॉट फोकस so much on writing because I knew कि if I knew what to write, I will be able to write. ये मुझे पता था. तो I focus more on content building and जब क्वेश्चन अपने आप को दे देता था and just I just used to brainstorm on myself कि क्या क्या लिख सकते हैं इस पे, क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वगैरह, wherever structure that you want to make. That's number one. That's how I dealt with मीन्स. कमिंग टू नोट मेकिंग, मैंने एक डायरी मेंटेन किया था. उस पर जितने भी स्टेटिस्टिक्स होते हैं या फिर एग्जांपल्स होते हैं, बिकॉज यू ऑलवेज देखिए सब लोग सिमिलर, मतलब सब ने इतना मेहनत किया है, प्रीलिम्स पास किया है, तो एवरीबडी हैज़ गुड लेवल ऑफ नॉलेज. तो एवरीबडी विल राइट समथिंग और द अदर. नाउ द क्वेश्चन इज, 2 जगह पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने आप को. इधर आप एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ डालिए ताकि वो और एंगेजिंग लगे आंसर, नंबर 1. नंबर 2, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखिए और कुछ मत लिखिए. आप अपना बाकी जो आपने पढ़ा है वो मत लिखिए, जो क्वेश्चन मांग रहा है वो बस लिखिए. तो आई थिंक दैट वाज द फोकस एरिया वेयर यू वांट टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट. दैट इज हाउ यू कैन गेट बेटर मार्क्स देन अदर्स. तो मैंने भी वही फोकस की. इन माई फर्स्ट मेंस एंड सेकंड मेंस, उस पर मेरे जीएस पे काफ़ी मार्क्स में भी इम्प्रूव हुआ था. मेरा बाकी पढ़ने का जो कंटेंट, जितनी लेवल ऑफ पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वाज मोर और लेस सिमिलर. बट द वे आई अप्रोच द एग्जाम वाज वेरी डिफरेंट. बिकॉज फर्स्ट मेंस था मेरा भी, मैंने जब 2019 में लिखा था, तो फर्स्ट मेंस था. तो जो भी क्वेश्चन दिख रहा था, भाई पेपर भर दो, लिख दो, जो भी लिखा है लिख दो, ऐसा वाला मेंटेलिटी के साथ गया था कि छोड़ के नहीं आना है. लेकिन आई थिंक इन 2020 मेंस आई टुक इट मोर स्ट्रेटेजिकली कि क्वेश्चन क्या दिखा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा. एक दो लाइन लिख सकते हैं जस्ट टू शो कि हाँ आपने का एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया. बट आई ऑलवेज स्टक टू द क्वेश्चन जो लिखा गया. आई ऑलवेज फोकस्ड अ लॉट. सो वो चेंज था, वो मैंने चेंज किया था. एंड कमिंग बैक टू द स्टैटिस्टिक्स दैट आई वाज सेइंग, कि मैं एक डायरी मेंटेन करता था जिस पे मैं स्टैटिस्टिक्स या केस स्टडीज़ वगैरह मैं उसको लिखता जाता था. तो जब भी आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, मेरे न्यूज़पेपर के बिना मेरा मतलब दिन चलता नहीं था. तो आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर एंड वहाँ से मुझे जो भी लगता है कि, एंड बाय दिस टाइम आई हैव अ फेयर आइडिया. व्हेन एवर यू रीड न्यूज़पेपर, आई थिंक यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम व्हाट यू आर रीडिंग एज फार एज यूपीएससी इज रिलेटेड. तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से थीम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो व्हेन एवर आई रीड न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन या यूट्यूब वीडियो जो भी हो, मुझे पता चलता था कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये जो कंटेंट है इसको मैं ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस पे लिख सकता हूँ. तो वैसा एक फ्रेमवर्क अपने आप बन जाता है. तो द मोर यू स्टार्ट एनालाइजिंग द पेपर्स, तो मैंने भी ऐसे वैसे वाले पॉइंट्स जो है उसको मैंने अपने बुक पे कंपाइल करना शुरू किया. एंड आई यूज्ड टू रीड दिस एवरी डे. मैं सुबह उठ के बिफोर आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आई डू नॉट टेक कोचिंग क्लासेस पर से, बट मैंने ऑप्शनल का कोचिंग क्लासेस लिया था, बट आई डिड नॉट ज्वाइन फॉर जीएस. तो मैं रीडिंग रूम लेता था. रीडिंग रूम जाने से पहले एवरी मॉर्निंग मेरा ये रूटीन बन गया था कि बिफोर आई गो टू द लाइब्रेरी आई हैव टू रीड, रिवाइज. तो मैं एवरी डे करता था एक्सरसाइज. तो आई इट स्टार्टेड कमिंग टू माई फिंगर टिप्स कि क्या क्या पॉइंट्स है. तो आप जल्दी रिलेट भी कर सकते हैं वेन एवर यू कम टू अक्रॉस द क्वेश्चन कि हाँ इस पर तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट आई डिड.
And I think the last question that you said about स्ट्रक्चर करना, आई थिंक स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके क्वेश्चंस को भी, आंसर्स को भी, जैसे हाउ आई सेड कि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. बट मैंने सेकंड अटेम्प्ट पे ये किया था, सेकंड मेंस पे, कि फर्स्ट मेंस पे कुछ भी करो स्ट्रक्चर करना है, कुछ भी करो स्ट्रक्चर करना है. लेकिन सेकंड मेंस में मैंने क्या किया कि जब मेरे पास टाइम कम पड़ गया, मान लीजिए मेरे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं एंड आई हैव जस्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग विथ मी, तब मैं क्या करता था, आई फॉरगेट दैट देयर इज इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मैं सब भूल जाता था. एंड जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही लिखता था. सी, मैंने अपने आंसर पेपर खोल के तो नहीं देखा है, आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क, हाउ मच इट डिड नॉट वर्क, दैट आई डोंट नो, बट आई सॉ सम सब्सटैंशियल इंक्रीज में मार्क्स. तो क्योंकि क्या करते हैं कि अब जब हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, देन हम उस पर थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं. वी डोंट बिगिन टू टैकल द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड एज इट इज. तो आई थिंक इट सेव मी सम टाइम ऑल्सो एंड ऑल्सो हेल्प मी कंप्लीट द पेपर. आई मीन दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक एवरीबडी बाई नाउ नोज कि सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, बट दिस इज व्हाट वर्कड फॉर मी. सर थोड़ा सा मैं इसी पे और थोड़ा स्पेसिफिक होऊंगा. सर जैसे कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम में क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है. Yes. अब हम लोग फॉर एग्जांपल कोई मनरेगा स्कीम के बारे में क्वेश्चन आ गया, हम लोग ने ईयर द राउंड उस पर खूब नोट्स बनाए, कुछ नया डेटा मिला, हमने उसको ऐड ऑन किया नोट्स में, तो हमारे लिए वो कुछ 2000 शब्दों में हो गया. अब यूपीएससी जब वो पूछ रहा है तो वो कहता है राइट इन 200 वर्ड्स एंड नॉट ओनली इन 200 वर्ड्स, राइट इन टॉप 200 वर्ड्स. तो आप ये कैसे डिसाइड करते थे कि मुझे यही 200 वर्ड लिखने हैं? तो आपको तो मैं वही करता था, व्हेन आई मेक दीज नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैं इंश्योर करता था कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, कि आई ट्राई टू मेक इट एज कंसाइज एज पॉसिबल. मैं पूरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट को मैं नहीं लिख देता या फिर कटिंग करके लोग रखते, वैसा नहीं करता. मेरा ये एम होता था कि एक दिन का जो भी मैं एक स्नैपशॉट लूँगा, इट शुडंट बी मोर देन 50 वर्ड्स. ये मेरा टारगेट होता था. एंड इफ आई कैन कंडेंस एज मच इन्फॉर्मेशन इन अ स्मॉल, एक सेगमेंट पे जितना मैं कंडेंस कर पाता था, आई appreciate myself more, because that is how the exam is. And रही बात, आपने यही एग्जांपल दिया कि मनरेगा पे भी there can be so many data, so much of data can be there in मनरेगा. Now what do you feel is important? तो आप एक को स्टिक कर लो जो I think is a universal aspect of that scheme which reflects a very important या vital issue of that particular topic जो आप पढ़ रहे हैं. तो अगर आपने वो एक थीम पकड़ लिया और उसको आपने डिफाइन कर लिया है, उसके बाद even if there are new data on मनरेगा or any other relevant data of मनरेगा, I don't look at them. I just keep that one data intact. So that is how I work. ताकि otherwise मनरेगा में ही इतने सारे data हो जाएगा और उसको organize करना भी मुश्किल हो जाएगा फिर, कि how do you organize such level of data आपके पास. And मैं तो इतना कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं करता. I always make handwritten notes. I explore, but मेरे लिए वो workout नहीं किया, Evernote and all that. But I think that is what I did. And रही बात हाउ डू यू कंडेंस योर इन्फॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू एग्जाम, एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं होता है फ्रैंकली. तो इवन इफ मान लीजिए आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने भी बोला था कि अभी मैं मॉर्निंग रिवाइज करता था, बट इट इज़ नॉट दैट आपको सब याद आ जाएगा तुरंत, वो क्योंकि इतना प्रेशर रहता है. लेकिन जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आ रही है उसको लिख देना है आपको. और गिवन दैट वी हैव सो मच ऑफ लिमिटेशन इन टाइम एज वेल एज स्पेस, वहाँ पर भी स्पेस का भी लिमिटेशन है. तो आई थिंक इट ग्रेजुअली अपने आप आ जाता है वो स्किल की. समटाइम्स यू नीड टू टेक अ कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो, कि एक क्वेश्चन पे अगर मैंने 7 मिनट्स का, एक क्वेश्चन पे मान लो 7 मिनट्स देता हूँ मैं फॉर अ 10 मार्कर क्वेश्चन, और अगर मैंने उस पर 9 मिनट्स ले लिया, इसका मतलब ये है कि आई हैव ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज 2 मिनट्स फ्रॉम सम अदर क्वेश्चन. तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर मैंने एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, इसका मतलब मैंने कहीं से खा लिया है टाइम, क्योंकि टाइम तो उतना फिक्स्ड है. तो इसलिए दैट इज़ द होल प्रोसेस, उससे अपने आप इवॉल्व होता गया. एंड आई एम श्योर कि वो क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ, इफ़ आई हैड प्रॉपर टाइम, then I would be able to write a much better answer. But उस limited time and space पे आप कितना लिख पाते हैं, I think that is the whole game. सर मेंस की हम और बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं ऑप्शनल्स के ऊपर जानना चाहता हूँ. मैंने देखा है कि उस एस्पिरेंट्स होते हैं वो किसी और बैकग्राउंड से होते हैं, और फिर वो कोई एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स कभी चूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा और उनके लिए डिफ़िकल्ट तब हो जाता है, या आई डोंट नो डिफ़िकल्ट होता भी है कि नहीं, कि ऑप्शनल्स भी चेंज कर देते हैं. एक अटेम्प्ट में मेंस दिया, ऑप्शन कुछ और था, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस दिया, ऑप्शन कुछ और था. कैसे ऑप्शनल कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करे और उस पर स्टिक रहे? ऑप्शनल, पहले मैं ये तो बोलना चाहूँगा कि ऑप्शनल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, बिकॉज इट कैन ईदर मेक यू क्रॉस द लाइन और इट कैन बी द सोल रीज़न वाई यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन एज वेल.
क्योंकि जीएस में तो सब अगर आप एवरेज परफॉर्म कर लेते हैं तो फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू योर ऑप्शनल। तो मेरे लिए तो ऑप्शनल ऐसा मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट हेल्प मी क्रॉस द लाइन in the both stages that I have had, both the years that I've had. So optional becomes extremely important, I would say, from my experience. But how you choose optional is, I think, should be based on primarily your interest. क्योंकि आप स्कोरिंग है ऐसे तो हर पेपर पे कोई ना कोई टॉपर तो है ही, अगर आप स्कोरिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो। एंड जितना आप बोलते हैं कि स्कोरिंग है उतना, इसका मतलब है कि उस पर उतने ही लोग हैं जो उस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, तभी यू कैन फील दैट वो मेजर में ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक समवेयर आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कैन बी बिकॉज ऑफ योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, और इट कैन बी बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट। तो वो नंबर 1 है। नंबर 2, आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के उठा के देख लीजिए एंड सी कि हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। एंड राइट नाउ एटलीस्ट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट आई कम फ्रॉम, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 2018। बहुत क्वेश्चन का पैटर्न, द होल जो हमारी थीम वगैरह जो जिस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो बहुत चेंज हुआ है ओवर द पास्ट, एटलीस्ट इन माई टाइम। तो आई सॉ द चेंज हैपनिंग एक्चुअली। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि वेदर यू विल बी एबल टू अडेप्ट टू दोज चेंजेस इन द वे क्वेश्चंस आर बीइंग मेड। तो एंड ऑल्सो ये भी कर सकते, जो मैंने किया नहीं, बट यू कैन डू कि जो टॉपर्स सो कॉल हमारे ऑप्शनल टॉपर्स है, उनका एक बार अगर आपका कोई आंसर शीट वगैरह मिल जाता है किसी भी पोर्टल में, तो डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा गया है। विल यू बी एबल टू राइट सिमिलर एग्जाम? इट कैन बी फॉर एनीथिंग, इट कैन बी फॉर अ टेक्निकल सब्जेक्ट ऑल्सो, और इट कैन बी फॉर अ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऑल्सो। तो इफ़ यू थिंक you can make up to all these things, you can, these are the required, आपको दिख रहा है कि these are the requirements in that subject to get that much amount of marks. तो आप देख लो कि will you be able to write such answers in that particular subject. I think this is the main I think way you can choose an optional. Second is guidance भी थोड़ा matter करता है. If you've taken a totally foreign subject, given from a different background, आके आपने एक पूरा foreign subject ले लिया, and if you don't have proper guidance, तो वो भी एक इशू हो सकता है। सो समवेयर गाइडेंस भी हो सकता है। गाइडेंस कैन बी एनीबडी, इट कैन बी अ सीनियर, इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी अ फ्रेंड हु हैज़ डन सम कोर्स वर्क इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। तो थोड़ा बहुत गाइडेंस हो जाए तो वो भी अच्छा है, आई थिंक। एंड हाँ, मेरे लिए तो ये भी एक फैक्टर था कि कितना आपके जनरल स्टडीज़ पे हेल्प होता है। आई थिंक मोस्टली पीपल टेक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि हमको एसए या फिर जीएस के कुछ पेपर में हेल्प हो जाता है the topics that you have read in your optional. तो I think मेरे लिए तो ये भी somewhere एक एस्पेक्ट था जो मैंने फोकस किया, but otherwise it was primarily driven by interest. ओके सर, एक और मैं आपसे इसी आपने बोला है कि हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से ऑप्शनल्स चूज़ करता है, तो सारे स्टूडेंट अपने अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, किसी ने हिस्ट्री ले लिया, उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री था, किसी ने सोशियोलॉजी ले लिया, तो ऐसा भी एक मिथ रहता है कि चूंकि वो अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ले रहे हैं एस्पिरेंट्स, तो वो उस एग्जाम में, उस पेपर में तो एक्सेल कर ही जाएंगे, सबको अपने अपने पेपर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट कर जाता है वो क्या जीएस के पेपर्स कर जाते हैं? जैसा आपने कहा कि ऑप्शनल्स आपको लाइन क्रॉस करा सकता है। मेरे केस पे ऐसा हुआ था। सो हाउ फार इज दिस ट्रू कि ऑप्शनल्स के पेपर में सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट में स्कोर कर जाएंगे, एंड व्हाट विल क्रिएट अ डिफरेंस इज जीएस? सर, इस पे थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को कि हाउ मच इज दिस ट्रू, या फिर इट कैन डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन? आई थिंक आंसर द वे इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट I actually don't understand your question properly. मेरा क्वेश्चन बस यही है कि ऑप्शनल्स सब लोग अपने ऑप्शनल्स में स्कोर करेंगे, बट जीएस एक वो सब्जेक्ट है जहाँ पर सबकी नॉलेज बराबर नहीं होती है, कोई ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर देगा, कोई कम अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। तो रियली क्या जीएस इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा या ऑप्शनल्स हमारी नैया पार करा देगा? देखिए, वो तो एवरी रिजल्ट ईयर पे हमें देखने को मिलता है कि देयर इज समबडी हु हैज स्कोर्ड सो वेल इन जीएस। मतलब मैंने इतना कभी रिव्यू नहीं किया है कि किसके कितने मार्क्स है, बट वी नो, आई हैव हर्ड ऑफ पीपल हु हैव गॉट स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल इन सर्टन जीएस पेपर्स। तो ऐसा होता है, तो सबके लिए अलग अलग केस है, बट आई थिंक मोस्टली एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जीएस पे अगर आप एवरेज आंसर्स भी लिख देते हैं, एक एवरेज स्कोर पाना थोड़ा आसान है, मतलब हो जाता है वो। अगर आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं एंड यू हैव अ ब्रॉड नॉलेज एंड यू आर एबल टू आंसर स्पेसिफिकली what is being asked in that particular year. और वैसे there are a lot of variables here, क्योंकि कभी कभार questions can be little tricky also. कभी कभार question थोड़े direct आ जाते हैं जो
पढ़ के समझ आता है, कभी कभार एक इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, जो कि 2019 पे हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर GS2 में ऐसा हुआ था कि थोड़े इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन बेस्ड आ गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स, समवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी विच कम्स इनटू अकाउंट. तो एज एन एस्पिरेंट आप क्या कर सकते हो कि हर जगह से आप सेफ हो, कि GS में भी सेफ हो और ऑप्शनल पे भी सेफ हो. ऐसा नहीं कि आपने यही प्रिपेयर कर लिया तो इसको इग्नोर कर देंगे और इसको कर लिया तो इसको इग्नोर कर देंगे. दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी. बट हाँ. ओके सर, कमिंग ऑन टू इंटरव्यू, मतलब मैं आपसे डायरेक्टली बस इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए? आई थिंक इंटरव्यू के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बोला आपको, आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए. हाउ यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट प्रोसेसेस दैट यू हैव. एंड ऑल्सो जब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं, वेदर इट इज़ बैक्ड विद सर्टेन नॉलेज एंड फैक्ट्स और इज इट रैशनल इन अ वे. तो आई थिंक दैट ऑल मैटर्स. एंड you should know as a person who you are, because DAF पे काफ़ी डिटेल में they ask data. तो DAF को पढ़ के anybody will make an image of you based on the data which is given in the DAF. Now अगर आपने वो सही लिखा है and if you have genuinely involved yourself in whatever things that you have written about, then वैसे ही एक image आएगा when you start talking and when you start interacting with the respected panel members. तो I think वही है. and वो पर्सनैलिटी तो हो गया, उसके बावजूद भी यू नीड टू ऑल्सो इम्प्रूव ऑन योर फैक्ट्स, क्योंकि यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ओनली व्हेन यू नो थिंग्स. एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग थिंग्स तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे भी कम होगा. तो आपको थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा. थोड़ा सा डैफ को खोल के देखिए कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आपके जो सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, स्कूल को जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि आपने स्कूल कहाँ पे पढ़ा, आपके स्कूल के मोटो क्या था, ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें. इट बेसिकली पॉइंट्स की आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी है, आप कितनी इंक्विजिटिव थे एज अ पर्सन. तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो एंड बी हम्बल इन द इंटरव्यू. एंड अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए कि समझ नहीं आया सर. और अगर आपको पता नहीं है आंसर तो बोल दीजिए सर पता नहीं है सर, आई गो बैक एंड चेक. तो इवन आई कुड नॉट आंसर ऑल माई क्वेश्चंस, बट वही है कि आप थोड़ा सा काम कंपोज्ड, और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको जितना स्ट्रेस होना है वो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के बाद हो जाइए, लेकिन दौरान मत करिए. व्हेन यू आर इन द प्रोसेस डोंट डू इट. ओके सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपके पर्सनल अप्रोच को लेके है कि ये एग्ज़ाम जनरली स्टूडेंट से एक बार निकलता नहीं है, आपने उसको दोबारा भी दिया, आपने क्लियर किया, AIR 373 आई. आपको क्या वो फैक्टर था जो आपको डिसाइड किया कि मैं दोबारा देने वाला हूँ उस एग्ज़ाम को, और फिर विद दैट कॉन्फिडेंस AIR 60? देखिए ये तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट माई बैचमेट्स टू सर्टेन एक्सटेंट अग्री कि हम लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. हमसे भी देयर मे बी पीपल हु आर मच मोर इंटेलिजेंट देन अस, हु हैव वर्कड मच मोर हार्ड देन अस, बट फॉर सम फैक्टर इट डिडंट वर्क आउट. सो इसीलिए आई ऑलवेज have that gratitude in myself, even in the job that I'm doing, training that I do. I always take that gratitude in me कि भगवान ने somewhere spirituality भी आ जाता है कि somewhere God felt कि हाँ आपका हो जाए. So I have that gratitude in me and I have immense respect for all of those who are writing the exam seriously. और रही बात why I wrote the exam again is because I knew कि I can make significant improvements. Because I knew मेरा क्या level of preparation था for my optional subject when I wrote my mains in 2019. So I knew कि my preparation was not done. Still I could get decent marks even without a full-fledged preparation. So I devoted myself properly for the next mains and I worked on my optional and that improved. And my GS also improved. So इसीलिए हो गया था. So that is why I took the plunge again. And somewhere तो ये भी था कि I wanted to when I thought about joining the public services, it was only the IAS which attracted me initially. So somewhere ये भी था कि, and it is very clear that IAS has a very wide job role as far as the services is concerned. तो उसकी जो portfolio है, the scale at which they work is very diverse. So वो भी एक था. तो I think that is why I wrote the exam again. सर आप मणिपुर स्टेट को बिलोंग करते हैं. मणिपुर स्टेट में या नॉर्थ ईस्ट में UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर कितना क्रेज़ है? आई थिंक अभी क्रेज़
काफ़ी अवेयरनेस तो आ गई है एंड फ्रैंकली आई डोंट लाइक दिस क्रेज, मतलब आई पर्सनल मेरा चॉइस है कि इट इज़ नॉट नाइस कि यू ओनली सी द ग्लैमरस पार्ट ऑफ बीइंग इन द सर्विस एंड बिकॉज ऑफ विच आप डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए मैंने जब पहली बार जब मैंने इवन यू आस्क द क्वेश्चन अबाउट हाउ डू यू टेक द डिसीजन, आई थिंक आपको वो ग्लैमर और सोशल मीडिया पे जो दिखता है उससे आपको यू शुड नॉट टेक द कॉल टू जॉइन द सर्विस, बिकॉज इफ दैट इज़ वॉट इज़ ड्राइविंग यू देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस फ्रैंकली। आई मीन आई हैव वेरी लिमिटेड एक्सपीरियंस in the service, but I think that is not going to take anybody far if you have just come to service because of the glamour. So I don't like it to call craze, but I think I would like to call it commitment or the wantingness to do something good in the society or contribute in some meaningful way in the society, in maybe by working in the government. तो अगर वो वाला I think is a good way to put it and not to call it craze per se. तो अभी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल क्लियरिंग एवरी ईयर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो आई थिंक जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा एंड आई एम श्योर आपकी कंपनी भी काफ़ी मतलब वर्क कर रहा है इसके ऊपर। आई हैव सीन आपके न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे हैं कि हाउ वी हैव लॉन्च सो मेनी अफोर्डेबल UPSC रेट्स विच इज़ actually very good. I hope the quality is also good, but वही कि compared to the other mainstream coaching institutes, the prices are very little compared to them. तो अगर आप उसको थोड़ा और डेमोक्रेटाइज कर देते हैं कोचिंग को, देन आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बट even from marginalized and poor sections of the society will be able to prepare for this exam, but not because of the craze or the glamour, but because of the willingness to do service in the government. Okay, sir, how much language is the barrier in preparation of this exam for the northeast students, aspirants? Language का वैसे some states except Assam, I am not sure, but most of the states have been exempted from writing the language exam. So we have two language papers, English and a regional language. So I might be wrong, but at least from the state of Manipur, हमें language paper हिंदी लिखना नहीं पड़ता या फिर मणिपुरी लिखना नहीं पड़ता, तो हमें बस एक language लिखना पड़ता है। तो I think वो काफ़ी एटलीस्ट मेरे केस में या फिर जो मणिपुर के निवासी है उनके लिए तो काफ़ी एक बर्डन हट जाता है। बट देर आर सर्टन कम्युनिटीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज इंटरेक्टिंग विद द UPSC एस्पिरेंट्स इन कार्बी आंगलोंग इन असम, तो उनकी लैंग्वेज तो कार्बी भाषा है एंड उनको लैंग्वेज पेपर लिखना होता है बिकॉज इन असम लैंग्वेज एग्जाम्शन नहीं है। तो इसीलिए दे हैव टू, इनको तो कार्बी आती है बट दे डोंट नो आसामीज, दे डोंट नो हिंदी, तो वो फंस जाते हैं उस एग्ज़ाम पे। सो ऐसे मतलब यूनिक प्रॉब्लम्स है फॉर सर्टन सेक्शंस of the people in different parts of the northeast India, but otherwise हिंदी तो मोर और लेस सब जानते ही है। एंड ग्रेजुअली वो शिफ्ट भी हो रहा है कि लोग पीपल आर एज द कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग मोर एंड मोर, पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दी हिंदी भी इम्प्रूव ही हो रहा है। तो आई थिंक आगे जाके परहैप्स दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। सर, हम अगर एसए के पेपर की बात करें तो एसए के पेपर के लिए स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वही कि ऐसे में भी आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या चाहिए। एक तो ऐसे राइटिंग स्किल्स एंड द कंटेंट बिल्डिंग। तो आप थोड़े बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए, सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अभी ऐसे भी काफ़ी ट्रिकी हो गया है बिकॉज मोर एंड मोर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड लेस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऐसे कम हो रहा है एंड मोर फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आने शुरू हो गए। तो मेरे केस में तो वी हैव आई हैड अनुदीप दुरीशेट्टी सर, ही इज आई थिंक 2017 AIR1 if I am not wrong, 2017 या 2018 के हैं वो। तो उनके नोट्स थे, ऐसे नोट्स थे, तो उनके हैंड रिटन नोट्स मिल गए थे मुझे। तो आई लुक थ्रू दोज नोट्स कि उन्होंने कैसे तैयारी किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले थे ऐसे में, तो मैंने देखा कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। तो मेरा काफ़ी वर्क तो उन्हीं की नोट से ही हो गया था। आई डिड नॉट हैव टू मेक अ न्यू नोट्स ऑन माई ओन बिकॉज उनका हैंड राइटिंग एक तो बहुत अच्छा है, तो आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। तो उससे काफ़ी वो हेल्प हो गया। इन देन माई ऑप्शनल ऑल्सो हेल्प। देन माई स्टैटिस्टिक्स, जो बुक मैंने बोला था, जो जितने भी स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, केस स्टडीज़ है, वो भी काफ़ी हेल्प किया। सो ऑल ऑफ दीज कम इन टू वन पिक्चर एंड देन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया बिकॉज आई हैव नेवर रिटन 3 hours पे 2 essay ऑफ आई थिंक 1500 वर्ड्स के, कभी लिखा नहीं है लाइफ में। तो वो एक प्रैक्टिस तो ज़रूरी थी, तो प्रैक्टिस किया। हर मेन से पहले 3-4 ऐसे लिख लेता हूँ, मतलब पेपर, मतलब 8 ऐसे तो लिख ही लेता हूँ। तो यू नो कि व्हाट इज़ द चैलेंज इन कंप्लीटिंग द पेपर। एंड मेरा तो स्ट्रैटेजी यही रहता था कि मान लीजिए 3 hours है तो 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर वन टॉपिक, 15 मिनट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो 30 मिनट्स तो उसी में चला गया। एंड द रिमेनिंग आई थिंक 1 hour बचता है अभी,
1 आवर जो है उस पर बस मैं लिखता था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कुछ लिख रहे हैं, अचानक से कुछ पॉइंट याद आ गया, फिर उसको आप कंटिन्यूटी नहीं दे पाते। वो कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक स्पीकिंग होना चाहिए। जब आप कोई पढ़ेगा उसको तो आपको वो स्पीकिंग लगना चाहिए। एंड मैं भी ये सोचता हूँ कि आई पुट माई सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द एग्जामिनर विल बी चेकिंग एंड गिविंग मार्क्स फॉर द ऐसे। मैं उनके शूज़ पे बैठ के सोचता हूँ कि अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखूंगा तो वो बोर हो जाएंगे वो, और पढ़ने के अलावा मार्क्स काट जाएंगे। तो इफ़ यू आर एबल टू मेक इट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, एज कंफर्टेबल कि इतने मतलब वोकेबलरी भी ठीक ठाक यूज़ कीजिए, बट ट्राई टू मेक इट कीप इट सिंपल एंड फ्लो आ जाए। अगर आप कि आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं, अगर वो फ्लो मिल जाए, द मोर कंफर्टेबल यू मेक इट फॉर द एग्जामिनर टू करेक्ट और टू रीड द ऐसे, आई थिंक द मोर रिवॉर्डिंग इट इज़। एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और आपके होल आइडिया क्या है वो भी अच्छा होना चाहिए। आई मीन दीज आर एंसिलरी स्टफ, बट जो आपके मेन कॉन्टेक्स्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो सर इट इज़ लाइक कि आपको बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं आप अपनी वोकेबलरी दिखाने के लिए। इट इज़ लाइक कि द होल आइडिया आप कहना क्या चाह रहे हैं वो आपका ऐसे में आना चाहिए। आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ईडियम्स हैं, ईडियम यूज़ कीजिए, फ्रेजेस यूज़ कीजिए, बट इट शुड नॉट, ऐसे इज़ नॉट अबाउट दैट, द ऐसे इज़ अबाउट द टॉपिक दैट यू हैव चोजन टू राइट। तो फोकस शुड नॉट बी दोज वर्ड्स, फोकस शुड बी द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ यू हैव गुड वोकेबलरी इट्स ऑलवेज एन एसेट, वो तो आपको शो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि द होल प्रीमाइज जो है वो टॉपिक का होना चाहिए, नॉट द वोकैब्स दैट यू नो। सर एक और मेरा क्वेश्चन हैगा, ये पूरा एग्ज़ाम में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए? स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं एस्पिरेंट्स कि हम डेली कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ें, हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, 4 पढ़ें या फिर एक ही पढ़ें, कैसे इसको हम टाइम टेबल बनाएं, कैसे टाइम को मैनेज करें? प्लीज़ अपनी आप जर्नी शेयर करिए, कैसे आपने इसको किया था? वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत है, तो उसमें मैंने क्या किया था कि आई हैव अ टारगेट कि इतना इतना तो खत्म, मतलब फॉर एवरी सब्जेक्ट आई नो व्हाट इज़ टू बी रेड। जो एक उसमें भी 2 पार्ट्स होता है, एक स्टैटिक होता है, एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है। तो जितने भी स्टैटिक है तो मुझे पता है कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है, उसके आगे पीछे जितना भी पढ़ो वो है, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम विच आई हैव टू रीड। तो उस हिसाब से आप टारगेट बनाइए एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। अब 2-3 दिन बाद दोबारा फिर से रिवाइज कीजिए। द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ दिस प्रेपरेशन इज रिवाइजिंग। जो लक्ष्मीकांत को आप मैंने पता नहीं, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, ही और शी मस्ट हैव फॉरगॉटन काउंट कि उन्होंने कितनी बार पढ़ा है उसको। फ्रैंकली मतलब उन्होंने इतनी बार पढ़ा होगा, अगर झांक के भी देखा हो वो पढ़ भी तो रहा है ना, अगर झांक के भी देखा हो। एंड बाय टाइम आप इसको इतनी बार पढ़ लेते हैं कि आपके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा वो पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, उतना ही बार आप पढ़ते हो। तो दैट इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ दिस प्रेपरेशन, कि आपको रिविजन बार बार वही चीज़ बार बार पढ़ना, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड से। क्योंकि सिलेबस तो है इतना बड़ा, तो जितनी भी आप रिवाइज करोगे उतना रिटेंशन होगा। एंड रिटेंशन के बाद क्या आता है, वो कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाती है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक कनेक्ट हो जाना, वो तो फिर एक वेब बन जाता है। तो इट्स ईजियर टू कनेक्ट एंड रिमेंबर, रिकलेक्ट स्टफ, एंड दैट इज़ व्हेन यू बिगिन एंजॉइंग द प्रोसेस ऑल्सो। तो वही है कि आप थोड़ा पार्टीशन कीजिए, कीप टारगेट्स फॉर एवरी डे। एंड ये भी मतलब आई वॉज एक्चुअली वेरी मोटिवेटेड बाय अनुदीप दुरीशेटी सर। मैंने एक और वीडियो देखा था, दैट इज़ द होल रीज़न वाई आई ऑल्सो अग्रीड फॉर दिस वीडियो सेशन, क्योंकि मुझे भी बहुत उनके ऐसे टॉपर्स टॉक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। तो अनुदीप दुरीशेटी सर ने ये बोला था कि उन्होंने कहीं पे एक टॉक दिया था, तो उन्होंने बोला कि यूपीएससी को आप, यूपीएससी नहीं, लाइफ पे किसी भी बड़ी चीज़ है उसको आप ऐसे होल बड़े पिक्चर पे मत देखिए। मतलब वो समवेयर आपके जो गोल है, ग्रेटर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ, वो तो होना ही चाहिए, बट उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए छोटे छोटे स्टेप्स पे, और उसको एक छोटा स्टेप एवरी डे आप लेते जाइए, एंड यू विल बी अमेज्ड बाय व्हाट यू कुड हैव डन at the end of 1 month या 2 months या 3 months. So have the bigger picture in mind, but take that small baby steps every day. तो whenever I get stressed, तो एक तो मैं अपने टेबल को एकदम साफ रखता था, उसमें मैं और बुक्स नहीं रखता था, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही रखता था, क्योंकि वरना आप माइंड डिवेट कर लेते कि अच्छा ये वो पढ़ना ये पढ़ना है। तो मैं अपना टेबल को पूरा साफ रखता था और जस्ट मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर फोकस करता था। एंड आई मेक दिस बेबी स्टेप्स एवरी डे, थोड़ा थोड़ा। कभी कभार थोड़ा अच्छा पढ़ाई हो जाती है, कभी कभार कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, आप पूरे दिन बैठे हो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, वो होता है। आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दैट साइकिल। So, but it's just that you should see substantial progress in whatever you are doing, and if you are not doing that, then I would say कि आप quit कर लो, don't stay, don't waste your time, don't waste your resources, quit it. अगर आप उसको अच्छे से, if you are not able to give your 100% to it, because the exam is competitive and you are simply wasting your resources, is what I would say. तो यही है. Okay, sir, every second day feels so demoralizing. कि ऐसा लगता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर ऐसे टफ टाइम्स में आप
कैसे बाहर निकलते थे इससे, क्योंकि हर एस्पिरेंट इसे फेस करता है। यस, ये बहुत सही चीज़ बोला आपने। और मैं भी बोल रहा था कि एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद तो मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड ही रहता था। तो इसमें मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत हेल्प करता है, बिकॉज समटाइम्स आई मे बी स्ट्रेस, देन समबडी विल हेल्प मी, समवन एल्स इज स्ट्रेस, देन आई विल हेल्प हिम और हर। तो वो एक हमारी एक ब्रदरहुड बोलूँ या कैमराडेरी बोलूँ, वो बन जाता है। एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाने की कोशिश कीजिए विद अ पीयर ग्रुप एंड ट्राई टू एन्जॉय द प्रोसेस। आई मीन दैट्स द लीस्ट यू कुड डू। वरना आप वही इफ़ यू रीड विदाउट एन्जॉइंग वॉट यू आर डूइंग, देन इट इज़ लाइक अ पनिशमेंट। तो ट्राई टू एन्जॉय द प्रोसेस। एंड वही जो मैंने बोला कि कभी कभार ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, वो होता है, लेकिन वो एक फेज़ है। यू शुड बी एबल टू गेट ओवर इट and get to the next phase. That's what I'm saying. In the longer run, you should see that you are making that progress. And if you are not, and it is very, खुद से पता चल जाता है. Like इसको, if you are fooling yourself, you know it very well that you are fooling yourself. So it is a individual call. किसी को बताने की ज़रूरी भी नहीं होता ये. तो just take that, just make that small steps every day. कभी कभार थोड़ा stressful हो जाता है, and वो सबके साथ हो रहा है. जो एक IIT का ग्रेजुएट है, जो सबसे इंटेलिजेंट, जो आपके हिसाब से सोचते हैं कि जो सबसे इंटेलिजेंट है, वो भी दिखा नहीं रहा होगा, but he is also going through that same crucible, same challenges, same apprehension, stress, सबको हो रहा है. But it's just that how well you are able to handle that. तो जो हैंडल कर लेते हैं उनका हो जाता है, जो हैंडल नहीं हो पाता, who stress out in the exam hall, तो if you are not performing, obviously you will not get your results. ओके सर, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जेई नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ही यंग एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही यंग एज होती है जब ये जेई और नीट डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन हम इस एग्ज़ाम में देखते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी घिसने के बाद, अपने आप को काफ़ी पॉलिश करने के बाद ये एग्ज़ाम निकलता है। सर, ऐसा क्या डिफरेंस है, हम जेई नीट और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे अप्रोच में, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, क्यों यहाँ पर एक्सपीरियंसेस ज़्यादा क्लिक करते हैं और जेई नीट में एकदम यंग एस्पिरेंट क्लिक करता है? आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा है। इन यूपीएससी आपको एनालिसिस करना है, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है। तो जितना आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, तो इट इज़ sometimes directly correlational with your experience and how much of exposure you have had in your life. तो जैसे एथिक्स ही मान लो, एथिक्स में भी आप मान लीजिए आपको आपके पास एक जॉब एक्सपीरियंस है, एंड इफ यू वर्क प्रॉपरली एंड यू नो हाउ टू इफ यू हैव दैट social intelligence in you, how to deal with your co-partners or with your co-workers, so you will be able to write better answers in your ethics paper if you are able to apply that. So I think somewhere इसीलिए I think the experience games plays in, but ऐसा नहीं है कि young people don't crack it. Even in our batch there are so many young people. Our average age is around 27 years. जो अभी 96 फाउंडेशन कोर्स के थे, इट वाज अबाउट 27 years. तो काफ़ी लोग इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रैकेट. तो काफ़ी यंग लोग क्रैक कर लेते हैं. तो इट्स अबाउट थोड़ा बहुत डेस्टिनी भी होता है, इट्स अबाउट लक भी आता है, विच आई थिंक एवरीबडी at least I agree. I don't know how whether people agree to it or not, but I agree to it. But वही है कि how much you are able to enjoy the process and keep yourself motivated with the bigger picture in mind. Why did you want to join the service, or why do you want to write the UPSC exam in the first place? So वही मैं बोला था, वो decision point बहुत ज़्यादा important है, because that is what will motivate you even in your dire of situations. कि जब बहुत stressful situations भी आते हैं, that is what will motivate you कि हाँ, this was the exact point in my life where I took this call कि मुझे ये exam लिखना है. सर, आज आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, आज आपको कैसा लगता है? नाउ यू आर एट सच अ बिग डेजिग्नेशन, कैसा फील करते हैं आप सर? ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है. अब तो अभी मतलब एक स्टेज ऑफ लाइफ क्लियर किया हुआ है. एंड वही है कि जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, इसका नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया. क्या पता जिन्होंने नहीं क्लियर किया है, दे हैड बेटर थिंग्स, हु नोज, दे हैड बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ टू अचीव. एंड तो आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हुआ है. आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल, एंड आई ऑलवेज वांट टू रिमेन कमिटेड to whatever job or responsibilities that I'll be given with, and I'm also continuously learning. So ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हो गया, but I'm very happy कि I am able to get what I had worked for at least for 4 to 5 years. So that gratefulness and gratitude is there. Okay, thank you so much sir, आपने हमें इतना समय दिया. तो होपफुली आप सभी लोगों को सर की स्ट्रैटेजी, सर की अप्रोच समझ में आई होगी. एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप सर की स्ट्रैटेजी को अपने प्रिपरेशन में, अपनी प्रिपरेशंस में इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको इनकलकेट करेंगे. सर,
एक लास्ट आपके तरफ से कुछ स्टेटमेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे अपने हमारे स्टूडेंट से। वैसे इतना कुछ कहने के लिए तो है नहीं, बट जस्ट वन थिंग जो आपने बोला कि हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस एंड ऑल, तो आई थिंक एक MS धोनी सर का एक कोट था कि ही सेड कि whenever you are in stress it's always good to control the controllables and don't think about stuff which is beyond your control. तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको टेंशन हो रही है, तो ठीक है, मतलब टेंशन है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क दैट यू हैव सेट आउट टू डू. तो just do what you can do. Don't think about what other things that you cannot do. First thing. Second, take baby steps every day. Have a bigger picture in mind, but take that small step every day. And third is try to improve yourself every day. कि जब आप eventually at the end of the day when you come back to your room for sleeping, आपको होना चाहिए कि वो sense of satisfaction होनी चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ किया है. It can be a public service, it can be your own individual service, anything. But वो थोड़ा gradual, छोटा every day अगर कर सकते हो तो it's I think a very good way to picturize how you take your life forward. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना समय दिया. सो होपफुली स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सर की स्ट्रैटेजी क्लियर हुई होगी, कैसे सर ने इस एग्ज़ाम को टैकल किया और उनकी क्या अप्रोच रही. एंड आई होप सर हमारे भी स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रैटेजी से काफ़ी इंस्पायर होंगे और उसको अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you.